डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजदेव है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं। इस घटना को मैं काफ़ी पुराना मानता हूं, क्योंकि कई सालों तक मैंने इसे महसूस किया था। हमारे गांव से शहर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है और ये सड़क भी टूटी हुई है। रास्ता बीहड़ का है और वहां पर हमें जानवर तक कम देखने को मिलते हैं। पानी की यहाँ पर आमतौर पर कमी रहती है और शहर जाने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ पर कई बसेस आती हैं जिनकी संख्या कम है और वो यहाँ पर रुकती तक नहीं। हमें शहर से सामान लाने में बहुत परेशानी होती है और ये सब हमें दिन की रोशनी के अंदर अंदर करना पड़ता है, क्योंकि आधे रास्ते में एक ऐसा गांव है जहां पर कोई नहीं रहता। वहां पर शैतानी शक्तियां रहती हैं और दिन के वक्त तक वो लोगों को परेशान करती हैं। तो आप सोच सकते हैं रात के समय लोगों के साथ क्या होता होगा। मैं इन चीज़ों पर बचपन से यकीन नहीं किया करता था, क्योंकि मैं शहर अकेले कभी जाया ही नहीं करता था। लेकिन जब मेरी कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई तो गाँव से मुझे शहर को जाना पड़ता। आते आते शाम हो जाती और जब भी मैं साइकिल से वहां से गुजरता तो मुझे एहसास होता यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर मौजूद है। वहां पीछे की तरफ कई लकड़ी के घर बने हुए थे जो बहुत पुराने थे और वहां पर कोई नहीं रहता था। रोज की बात, वहां सामान वैसा का वैसा ही पड़ा होता। कई कुर्सियां दूर से देखने में नजर आ जाती जो कभी नहीं हिलती। लेकिन वहां पर एक कुआं था जिसे दानी कुआं कहा जाता है। दानी कुआं क्योंकि पुराने समय में वहां पर पानी कभी भी खत्म नहीं हुआ करता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिस कारण उस गांव के लोग वहां से भाग गए। कहते हैं कि वहां पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया था और लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसकी पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। कुछ लोग कहते हैं कि पास के गांव के जमींदारों ने उन लोगों को भगा दिया और यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा छिपा दिया जो वो आम लोगों को बताना नहीं चाहते। हमारे घर में भी इस गांव को लेकर बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि कई साल पहले मेरे चाचा जी उसी गांव में गायब हो चुके हैं। आज तक वो घर वापस नहीं आए और हमने तो मान लिया है कि चाचा जी की मृत्यु हो चुकी है। मैं जब भी उस गांव के पास से गुजरता मेरी नज़र उठती तक नहीं। शाम का वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका होता और दूर से रोशनियां नजर आती। सड़क के पास ऐसा नज़ारा हर रोज़ नज़र आना शुरू हो गया था। मेरी माँ मुझे कहा करती कि मैं जल्दी घर आ जाया करूं, पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़िंदगी है, और शाम के वक्त वहाँ से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है। माँ ने मुझे बताया था। ये सितंबर का महीना था और कॉलेज में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। घर में आते आते मुझे अंधेरा हो रहा था और इसी सड़क के रास्ते घर मुझे पहुंचना था। ना मुझे दूर दूर तक कोई नज़र आ रहा था और ना ही मुझसे पैडल बड़ी तेज़ी से मारे जा रहे थे। लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र, और अगर आपको कॉलेज में भी बहुत सारा काम हुआ हो और वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा चले हों तो थकान के मारे साइकिल भी तेज़ नहीं चलती। यही कारण था मैं साइकिल भी तेज़ नहीं चला रहा था। मेरा मन थोड़ा थोड़ा बैठा जा रहा था, क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। भले ही मन में उत्सुकता होती है कि इसका राज पता लगा पाऊं, लेकिन एक डर जो हमारे अंदर घर कर जाता है वो हमें ऐसी हरकत करने नहीं देता। लेकिन उस दिन मैंने जो देखा वो आज भी याद करके मैं डर सा जाता हूँ। वहाँ मैंने एक आदमी को घिसटते हुए देखा। कोई उसे खींचकर घसीटता हुआ लेकर जा रहा था और वो आदमी जिंदा था। उसकी साइकिल आगे गिरी हुई थी, शायद उसे किसी ने पकड़ रखा था। साइकिल एक तरफ गिरी थी और उसे गांव की तरफ घसीटा जा रहा था।
रोशनी काफी कम थी, मैं देख नहीं पा रहा था कि कौन उसे घसीट रहा था, लेकिन मन में डर था और मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए हिम्मत ना कर पाया उसे बचाने की। मैंने साइकिल तेज कर ली और मैं तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा। दूर से वो चीखती हुई आवाजें मेरे कान में जैसे बस सी गई थी। मैं बार बार सर घुमाकर पीछे देखने की कोशिश करता, कहीं मैं उसकी मदद कर पाऊं, लेकिन डरा हुआ इंसान मदद नहीं कर पाता, बस भागने की सोचता है और मैं भी डरा हुआ ऐसा ही कर रहा था। मेरी साइकिल की रफ्तार तेज हो गई थी और मैं अपने गांव पहुंच गया। मन में जैसे एक उदासी थी। मैं किसी को बचा नहीं पाया था, शायद मैं बचा पाता, शायद मैं देख पाता वो कौन है। अगर वो जानवर होता तो मैं किसी लाठी से उस पर हमला कर पाता, लेकिन कहते हैं वहां पर जानवर भी नहीं रहते। काश मैं देख पाता और गांव वालों को बता पाता कि वहां पर वो कौन सी शक्ति है जो लोगों पर हमला करती है। मैं उस दिन तो सो गया। अगले दिन हमारे गांव में बहुत चर्चा का विषय था, क्योंकि वो आदमी हमारे गांव का ही था। उसकी उम्र 60 साल की थी और मैं उसकी शक्ल पहचान रहा था। जब मैं उसके घर गया तो उस तस्वीर को देखकर मैं पहचान गया, ये वो आदमी था जिसे उस गांव में घसीटा गया था। गांव वालों ने हिम्मत तक नहीं की उस गांव में जाकर देखने की कि उसे क्या हुआ है और कौन उसे खींचकर वहां पर ले गया है। किसी को यह तक पता नहीं था कि उसे किसी जानवर ने मारा है या वो अब भी जिंदा है, लेकिन गांव वालों ने इस बात को शांत ही रखा। पुलिस में कंप्लेंट की गई, लेकिन पुलिस ने भी उस गांव में जाकर देखने की कोशिश तक नहीं की। उनमें शायद एक डर था। कुछ पुलिस वाले उस गांव के बाहर देखकर तो आए, वहां पर वो साइकिल मिली, इसीलिए वो कई लोग मिलकर उस गांव के पास गए। लगभग 5 मिनट तक वहां जाकर वो वापस आ गए। इतने समय में कोई कुछ पता नहीं लगा पाता और वो वहां से चले गए। इस खबर को कई महीनों तक चलाया गया, लेकिन उस आदमी को ढूंढा नहीं जा पाया। मेरे मन में जैसे शंका पस गई थी, काश मैं उस दिन उसकी मदद कर पाता, शायद वो बच जाता। लेकिन एक डर था, मैं उसकी मदद करता और वो जानवर अगर मुझे पकड़ लेता तो वो आदमी भी मुझे नहीं बचाता। इतना डर था यहाँ उस गांव का। ना कोई राज जानता, ना कोई सच्चाई। भ्रम की जिंदगी जीने वाले हम डरे डरे से उस गांव से दूर रहते। लेकिन ये बदलने वाला था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और मैंने पुलिस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। मैं पुलिस में जाना चाहता था, क्योंकि हमेशा से मैं पुलिस वाला बनना चाहता था। मैंने एग्जाम्स दिए और मेरी भर्ती पुलिस में हो ही गई। शायद मैं खुशकिस्मत था कि मैं उसी शहर में लगा था। मैं भले ही कांस्टेबल था, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपने गांव के पास था। मैं शहर में कोई कमरा लेने नहीं वाला था, मैं गांव में आकर ही रहता। गांव से दूर होना दुखदाई होता है। मैं शहर में कभी रहना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं शाम के वक्त ही घर की तरफ निकल पड़ता। मेरी ड्यूटी भी बहुत ही अच्छी थी और मुझे ज़्यादातर पेपर वर्क करना पड़ता, लेकिन मन में हमेशा पुराने नॉवल के वो कैरेक्टर याद रहते जो डिटेक्टिव हुआ करते थे। कभी मैं भी उन्हीं की तरह केस सुलझाया करूँगा। हर रोज़ मैं उसी साइकिल से अपने गांव की तरफ आता, काम को ख़त्म करता और घर की तरफ निकल पड़ता। वहाँ मुझे अब भी रोशनियाँ नज़र आती, लेकिन मेरी ट्रेनिंग बड़ी तगड़ी थी और मैं इन चीज़ों पर अभी यकीन नहीं करता था। मैं सोचता कहीं यहाँ पर कोई नशेड़ी तो नहीं रहते, कहीं नशा करने के लिए लोग यहाँ पर तो नहीं आते और बचने के लिए वो यहाँ पर भूत प्रेत की कहानियाँ बनाते हैं। आखिर कोई गांव को छोड़कर कैसे भाग सकता है? इतने गांव हैं, आखिर प्रेत इस तरह के लोगों के रहने वाले गांव पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? वो आदमी को मैं बचा सकता था। अगर अब मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर उसे बचाऊंगा, जो भी वहां पर खतरे में होगा। अब कुछ बदल गया था। आसपास के गांव वालों में एक नई बात छा गई थी कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक भूत रहता है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसी कारण लोग घर में जो भी अच्छा बनाते हैं वो यहाँ पर रख जाते हैं। मैंने कई बार यहाँ पर पूरियाँ देखी हैं, कई बार रोटी देखी है, कई फल सब्जियाँ यहाँ पर रख जाते हैं और मैंने कभी भी यहाँ उन्हें सड़ता हुआ नहीं देखा। कोई ना कोई तो उन्हें उठा लेता होगा, लेकिन आसपास के गांव वालों में इतना डर है, वो इस तरह रखा हुआ खाना और वो भी ऐसी जगह पर उठा नहीं सकते। तो कौन होगा वो जो उसे उठाता होगा? अगर यहाँ पर जानवर नहीं रहते तो उस खाने को खाता कौन है?
ये सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा घर कर चुका था। हर रोज़ मैं शाम को वहाँ से आता और वो रोशनियाँ नज़र आती। मन में ऐसा लगता जैसे मैं पता लगा लूँ, कुछ कदम उधर बढ़ाऊँ और जाकर देख लूँ। पुलिस में हूँ, डरूंगा नहीं, मुकाबला करूँगा। और मेरे पास वो भारी लाठी थी। शायद मैं कभी इंस्पेक्टर बन जाऊँ और मेरे पास गन भी आ जाए, लेकिन मेरी बाजुओं में वो दम था जो लाठी को किसी पर भी मारने पर उसके शरीर में जान तक नहीं छोड़ती। मैं दमदार हो गया था और यहाँ पर उस खाने को जब मैं काम पर जाता तो देखता। कभी कभी माँ भी मुझे कह देती, ये सामान है खाने का, इसे वहाँ पर रख देना। गांव में ये बात फैली है कि वो भूखा होता है, उसे खाना खिला दो, वो किसी पर हमला नहीं करता। माँ मेरी रक्षा करना चाहती थी और मैं भी उनकी बात को टाल नहीं पाता था। मैं सुबह सुबह कभी उस खाने को वहाँ पर रख कर जाता और शाम को वापस आते समय उसे कभी भी वहाँ पर देखता नहीं। मैं किसी को नहीं जानता था जो खाना उठा पाए, लेकिन मैं जानना चाहता था कौन है वो। एक शाम मैंने देखा वहाँ से एक छोटा सा जानवर घिसट घिसट कर गांव की तरफ भाग रहा था। मैं अपनी साइकिल को एक तरफ लगाकर हाथ में लाठी निकालकर उसके पीछे जाने लगा। मेरे मन में जरा भी डर नहीं था। आज मैं पता लगाना चाहता था यहाँ पर हो क्या रहा है। ये कौन सा जानवर है जो लोगों पर हमला कर सकता है। उस लाठी का एक वार उस जानवर को मारने के लिए काफी होगा। ये मेरे मन में सच्चाई थी। मैं कदमों को बढ़ाता हुआ अपनी टॉर्च की रोशनी उस जानवर पर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन झाड़ियों में उस जानवर पर जरा भी रोशनी नहीं पड़ रही थी। दूर से आता हुआ एक और साइकिल में देख रहा था। मैं नहीं जानता था वो कौन है। कहीं वो संजीव हुआ जो पुलिस में ही है तो मैं उसे बुला लूंगा। हम दो लोग इकट्ठा हो गए तो कोई जानवर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सच हुआ, वो संजीव ही था। दूर से मेरा इशारा वो समझ गया था। मैंने जिस तरह से टॉर्च की 2-3 बार ऑन ऑफ की लाइट मारी, वो समझ गया ये इमरजेंसी का सिग्नल है और ये पुलिस में दिया जाता है। उसने भी एक साइड पर साइकिल लगाई। शायद मेरी साइकिल को पहचान गया होगा वो कि मैं यहाँ पर हूँ। वो भी बिल्कुल नहीं डरता था। संजीव भी मेरे पास आकर पूछने लगा, क्या हुआ, तुमने कुछ देखा क्या? यहाँ पर कोई किसी को खींचकर लेकर गया जैसे तुमने पहले देखा था? मैंने कहा, नहीं, मुझे लगा यहाँ पर कोई जानवर है। वो ज़्यादा बड़े आकार का नहीं है। मुझे लगा शायद लोगों पर वो हमला करता होगा। मुझे आज सच में इस बात का पता लगाना है वो जानवर उस गांव की तरफ क्यों भागता है और वो रोशनियाँ क्या हैं जो उस घरों के आसपास नजर आती हैं। शायद कोई नशा करने वाले वहाँ घरों के आसपास तो नहीं रहते। आज तो यार पता लगा के रहूँगा, मुझे डर नहीं लग रहा। संजीव की हिम्मत भी पड़ चुकी थी क्योंकि वो हमेशा से इस बात का पता लगाना चाहता था, लेकिन वो कहता नहीं था। लेकिन मेरे साथ उस डंडे को पकड़े वो भी कदम आगे बढ़ा रहा था, जैसे मेरी हिम्मत भी दुगनी हो गई थी। हम भले ही दो थे, लेकिन हमारी ताकत काफ़ी लोगों से ज़्यादा थी और हमारी ट्रेनिंग हमें हारने नहीं देती। उन घरों के पास जाते हुए वो रोशनियां भी जैसे दूर हो रही थी। वो झाड़ियों में भागता हुआ जानवर बार बार हमसे दूर जाने की कोशिश करता। हम रोशनी मारकर उसे देखने की कोशिश करते, पता कुछ नहीं चलता। तभी संजीव ने कहा, तुम इधर से जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। ये जानवर बार बार हमसे दूर भाग रहा है। अगर तुम इस तरफ से जाओगे तो तुम उसे घेर सकते हो। मैं उसे पीछे से डराऊंगा और हम देखेंगे ये जानवर है क्या। मुझे लग रहा है ये छोटी सी लोमड़ी है, उतने आकार की ही लग रही है। देखते हैं क्या है। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें कहीं डर लगे या कोई आदमी नजर आए तो आवाज लगा देना। मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं होऊंगा। इतना कहने के बाद वो एक तरफ घरों में जाता जा रहा था और मैं दूसरी तरफ से उन्हीं घरों के पीछे से निकल रहा था। मैं उस जानवर के पीछे से भागता आ रहा था। दूसरी तरफ से संजीव उसे घेरता जा रहा था। रोशनी थोड़ी सी उस पर पड़ी तो मुझे उसका रंग नजर आया। ये कोई लाल रंग का जानवर था और उसकी चमड़ी थोड़ी सी चमकी थी। फिर से वो झाड़ियों में जैसे नीचे की तरफ हो गया। मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। मैं याद करने की कोशिश करने लगा लाल रंग का कौन सा जानवर होता है, लेकिन दिमाग में कोई चेहरा नहीं आ रहा था, कोई नाम नहीं आ रहा था। फिर भी मैं धीरे से आगे की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि हम उसी गांव के अंदर थे। वो पुरानी बातें,
वो एक डर उस आदमी को ना बचाने की, वो मेरी कमी अब भी यहाँ पर खल रही थी। आज मैं डरने वाला नहीं था। वो जानवर धीरे से एक घर के अंदर गया और मैंने आवाज लगा दी संजीव को, यहाँ है। इतना ही कहा और संजीव भागता हुआ उसी घर के दूसरी तरफ आ गया था। अब उस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही घर टूटा हुआ था, लेकिन उसकी लकड़ी मजबूत थी। दरवाजे के रास्ते वो जानवर उस घर के अंदर जा चुका था। बाहर आने का तो एक ही रास्ता था। उसके सामने हम दोनों खड़े थे। तभी संजीव ने पैर मारकर उस दरवाजे को खोल दिया। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था और हम अंदर बड़ी आसानी से देख सकते थे। हम दोनों के हाथ में जो टॉर्च थी, उन दोनों की रोशनी उस कमरे के अंदर पड़ रही थी और उसमें वो लाल रंग का जानवर साफ नजर आ रहा था। उसकी पीठ नजर आई और उसके थोड़े से पैर नजर आए। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बैठा जैसे कुछ खा रहा था। मुझे लगा वो वही सामान खा रहा है जिसे लोग उस सड़क पर रखकर चले जाते हैं। तब हमने कुछ पत्थर फेंककर उसे इस तरफ मोड़ने की कोशिश की। वो हिला तक नहीं। फिर से रोशनी उस तरफ थी। उसकी पीठ देखकर ये पता नहीं लग पा रहा था ये कौन सा जानवर है। संजीव के बोल भी यही थे, क्योंकि वो भी हैरान था। उसे भी ये पता नहीं था। उसका चेहरा ये साफ साफ बता रहा था। थोड़ी देर बाद हमने कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ाए और उस कमरे के अंदर थे हमने काफी आवाज लगाई कि वो मुड़े। थोड़ी देर बाद जैसे वो डरा और उसने अपना चेहरा पीछे की तरफ किया। वो छोटे से आकार का जानवर जैसे अपना आकार थोड़ा बड़ा कर चुका था। वो घूमा और उसका कद लगभग 5 से 6 फुट का हो गया था। छोटा सा जानवर खड़ा होकर इतना बड़ा नहीं लग सकता। लाल शरीर, बड़े बड़े पंजे, उसके लंबे लंबे नाखून डराने के लिए काफी थे। हमारी नजर उसके पैरों की तरफ थी, क्योंकि दोनों की टॉर्च पैरों पर पड़ रही थी। अचानक ही उसके चेहरे की तरफ भी मेरी टॉर्च गई और वो लाल रंग का चेहरा कितना डरावना था। उसके दांतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, शायद 50 से भी ज्यादा दांत होंगे, और वो भी 2-2 इंच लंबे दांत जो मुंह से भी बाहर आ रहे थे। वो आंखें बड़ी गोल गेंद की तरह थी और उसके कान भी लंबे थे। काले रंग के 3 सींग उसके सर के ऊपर नजर आ रहे थे। हमारी हालत डर के मारे बहुत बुरी हो चुकी थी। मैंने पास खड़े संजीव की चीख सुनी। वो कह रहा था, निकल निकल यहां से। वो चेहरा सच में डराने वाला था और मेरे पैर कांप रहे थे। हमने पहली बार कुछ ऐसा देखा था और वो गुर्रा रहा था। वो कोई जानवर नहीं था। उसके हाथ इंसानों जैसे थे, लेकिन बड़े अजीब से। तभी हमारे कदम बढ़े और हम उस घर से दूर भागने लगे। हम उसी सड़क पर जाना चाहते थे, साइकिल उठाकर वहां से भागना चाहते थे, लेकिन हमारी नज़र सड़क के आगे खड़े लोगों पर पड़ी। हम खुश हो गए, शायद हमें बचाने के लिए लोग आए हैं। जैसे ही हम उस सड़क के करीब पहुंचे, वहां लोगों की भीड़ थी जो जिंदा नहीं थे। ये जिंदा लाशें थीं, शायद भूत थे। उनके कटे फटे चेहरे और काली आंखें, कुछ लोगों की आंखें तक नहीं थीं। भूतों की तरह टूटे हुए शरीर और हड्डियों से बने हुए हाथ हमारी तरफ खड़े थे, जो शायद हमें खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो जानवर इतनी तेज रफ्तार से हमारे आसपास से गुजर रहा था, हम जान गए थे यहाँ कुछ बहुत भयानक हो रहा है। वो लोग धीरे धीरे हमें घेर रहे थे और वो जानवर भी एक तरफ खड़ा होकर जैसे घूम रहा था। हमें वो एक तरफ ले जाना चाहते थे, हम दूसरी तरफ जाना चाहते थे। उस भीड़ को ना चीर पाने के कारण हमें उसी तरफ जाना पड़ा जहां वो चाहते थे। वो हमें धक्के मार रहे थे, हमारे कपड़ों को पकड़ रहे थे। हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए हम भी उसी तरफ मुड़ने लगे जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। ये दानी कुएं का रास्ता था जो बिल्कुल साफ था। वहां बिल्कुल खास नहीं लगी थी और ये पूरा का पूरा रास्ता बना हुआ था। उन कई घरों से आगे निकलते हुए हम उसी तरफ भाग रहे थे और यहाँ पर वो काली परछाइयों की भीड़, उन भूतों की भीड़ हमें उसी तरफ ले जा रही थी। हम क्या करते? हम वहाँ से निकलना चाहते थे। हाथों में वो डंडे थे,
हमने कई लोगों को मारे, लेकिन उनके ठंडे शरीर जैसे दर्द को महसूस नहीं कर रहे थे। वो भूत थे जिन्हें दर्द तक नहीं होता, और वो हमें इस तरह से पकड़ते कि हमारा मांस भी नोच लिया जाता, तो दर्द के मारे हम भी उनके करीब नहीं जा रहे थे। वो जानवर भी अभी तक हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन यहाँ से हमें बाहर निकलना था, जिसका रास्ता हमारे पास नहीं था। हम उस दानी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। अब हम क्या करते? उन भूतों ने हमें घेर लिया था। चारों तरफ वो लोगों की भीड़ हमें घेर रही थी और हमारे करीब आ रही थी। वो कुएं के पास खड़ा लाल शैतान हमारी तरफ घूर रहा था। उसके गुर्राने की आवाज़ बिल्कुल शेर की तरह थी। जिस तरह शेर गुर्राता है हमला करने से पहले, उसकी आवाज़ भी वैसी हमारे कानों के अंदर जा रही थी। हमारे कदम उसी कुएं की तरफ पड़ रहे थे। हमें पता नहीं था ये हमारा आखिरी दिन है। डर इतना लग रहा था कि हम बयां नहीं कर सकते। अब वो चलती हुई लाशें हमें धक्का दे रही थी। हमें धक्का देकर उसी कुएं के अंदर गिरा दिया गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस कुएं में गिरते हुए हमें एहसास हुआ जैसे हम मरने वाले हों, लेकिन उस कुएं की गहराई ज़्यादा नहीं थी और नीचे ज़्यादा पानी भी नहीं था कि हम डूब जाएं। ना तो हमें ज़्यादा चोट लगी और ना ही हम वहाँ डूब रहे थे। बड़ी आसानी से हम उसमें गिर चुके थे और हमारी नज़रें ऊपर की तरफ थी। ऊपर कितने सारे चेहरे नज़र आ रहे थे, जैसे उन्होंने उस कुएं को ढक रखा हो। हम इस कुएं में बंद ये सोच रहे थे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या होगा। तभी हमें नीचे एक छोटा सा छेद नज़र आया। ये कुएं के बिल्कुल एक तरफ था, जिसमें से रोशनी अंदर की तरफ जा रही थी। हम दोनों उसी रास्ते आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमें ये तक पता नहीं था वो रास्ता जाता कहाँ पर है। ऊपर से वो लाल शैतान कुएं में गोल गोल घूमकर नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ हमें पता था हमारा क्या होने वाला है। हम बचने के लिए कुछ तो करेंगे। यही सोचकर हम उस छेद की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। हमारे कदम उस छेद की तरफ बढ़ रहे थे और हम आगे बढ़ते हुए ये सोच रहे थे आगे हमें करना क्या होगा। हाथों में वो डंडे खुद को बचाने के लिए थे, लेकिन वो उस छेद में थोड़ा थोड़ा फंस रहे थे। एक हाथ में हम दोनों की टॉर्च थी, जो हम कभी पीछे मारते तो कभी आगे। पीछे से आ रही वो आवाज़ें उस कुएं से आ रही थी और इस छेद में हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस छेद का मुहाना बड़ा होता जा रहा था, यानी अब हमें घिसट कर आगे नहीं बढ़ना था, हम खड़े तक हो सकते थे। ये एक गुफा की तरह था जो आगे की तरफ निकल रही थी। हम अब काफ़ी आगे निकल आए थे और पीछे से उन लोगों की आवाज़ आना भी बहुत कम हो गई थी। अब हम उस टॉर्च की रोशनी जब भी पीछे की तरफ मारते तो वो लाल रंग का शैतान चलता हुआ हमारी तरफ आता। हम उससे ज़्यादा तेज़ आगे निकलना चाहते थे। यहाँ एक बड़ी सी गुफा थी जहाँ बाहर निकलने की सीढ़ियाँ तक बनी हुई थी। हमें लगा हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ये किसी तरह का गुप्त रास्ता लगता है। उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वहाँ एक पत्थर का दरवाज़ा बना हुआ था, जिससे शायद बाहर निकला नहीं जा सकता था। हमने धक्का लगाया, हम बाहर नहीं निकल पाए। तब उन सीढ़ियों को जल्दी से नीचे उतरते हुए हम एक तरफ छलांग लगा पाए, क्योंकि वो शैतान अब हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो हमारी टांगों पर जैसे बड़ी बड़ी छलांगें लगाकर हमें दबोचने की कोशिश कर रहा था। हम आगे भागे और हम एक मूर्ति से जा टकराए। यहाँ गुफा के अंदर एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई थी। हमारी नजरें ऊपर उठी और वो रोशनी वहां पड़ी। ये माँ काली की एक बड़ी सी मूर्ति थी। उनके हाथ में वो तलवार नहीं थी और उनके हाथ खाली दिखाए गए थे। ऐसा नहीं होता। माँ काली की उस बड़ी सी मूर्ति के हाथ खाली नहीं होते। यहाँ क्या हो रहा था? आसपास जब हम भागते वहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई थी। इंसानी हड्डियाँ और उनकी खोपड़ियाँ अलग थीं। खोपड़ियों का ढेर एक तरफ लगा हुआ था। वो शैतान बार बार हमें घूर रहा था और इन हड्डियों ने हमारे अंदर की जैसे शक्ति खींच ली थी। इंसानी हड्डियाँ देखकर इंसान डरेगा ही, क्योंकि उसे पता है उसका हश्र भी यही होने वाला है। इस गुफा में शायद वो शैतान हमें लेकर आया था। हमारे साथ भी वो यही करने वाला है जो सबके साथ हुआ होगा। वो करने क्या वाला है? क्या वो पुराना शैतान है?
उसके बाद हम एक दीवार पर जा लगे। डर के मारे हमारे कदम नहीं हिल रहे थे। तभी उस शैतान ने पत्थर उठा उठाकर माँ काली की मूर्ति पर फेंकने शुरू कर दिए। शायद वो बदला लेना चाहता था, या वो शायद माँ काली की इज्जत नहीं करता था। क्या था वो? क्या वो प्राचीन शैतान था? वो पत्थर इस तरह से फेंक रहा था जैसे वो माँ काली की बेइज्जती करना चाहता हो। शायद वो कुछ कहना चाहता था। उसकी नजरें बार बार हमारी तरफ जाती और उस तरफ मुड़ जाती। वो फिर से पत्थर फेंकने लगता। उसने कुछ खोपड़ियां उठाई और माँ काली के पैरों की तरफ फेंकने लगा। कभी कभी वो माँ काली के चेहरे की तरफ फेंकता। उसके बाद वो हंसने लगता। उसने आगे की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ी सी लकड़ी रखी गई थी। उस लकड़ी पर एक बड़ा सा हथियार था। ये वैसा ही हथियार था जैसा माँ काली के हाथ में होता है। यहाँ पर जैसे माँ काली की इस मूर्ति से सारी चीजों को उतारा गया था, या शायद ये खुद ऐसा कर रहा था, या तो ये माँ काली को बलि दे रहा था, या ये उनसे बहुत नफरत करता था, इसीलिए उस मूर्ति के सामने लाकर लोगों को मार रहा था। उसके बाद वहाँ एक और शरीर पड़ा था जो अभी तक हड्डी नहीं बना था। ये सड़ा हुआ शरीर था जिस पर बहुत सारे कट के निशान थे। उस शैतान ने उस शरीर को उठाया और उस लकड़ी पर रख दिया। उसने उस हथियार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और हमारे हाथ पैर फूल गए इसे देखकर। उसकी आंखें हमारी तरफ थी और उसके हाथ चले थे, यानी वो हमें दिखाना चाहता था हमारे साथ भी क्या होने वाला है। हम जान गए थे यहाँ पर ये शैतान सबको लाकर क्या क्या करता है। लेकिन शायद संजीव डरा नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और लाठी से उस शैतान को मारने लगा। वो शैतान ताकतवर तो था, लेकिन इतना ताकतवर भी नहीं कि उस लाठी के वो वार वो आसानी से झेल जाता। वो बार बार उस हथियार को घुमाकर संजीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। संजीव किसी तरह से बच रहा था। उस तेज धार हथियार का एक भी वार अगर संजीव को लगता तो शायद उसके 2 हिस्से हो जाते। इसके बाद मैं भी संजीव की मदद करने लगा। हमारे वो डंडे उस जानवर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन हम करते क्या। हमने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसका शरीर ज़्यादा ताकतवर था। वो बार बार हमें पीछे की तरफ फेंक देता। हमारे ये डंडे मजबूत थे, लेकिन उस हथियार को ज़्यादा देर रोक नहीं सकते थे। तभी संजीव ने शायद कुछ सोचा। उसने उस लाल जानवर को बड़े तगड़े से पकड़ा और उसकी आंखों में उंगलियों को दबाने लगा। वो जानवर थोड़ा सा झटपटाया, लेकिन जैसे उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने वो हथियार उस शैतान के हाथ से पकड़ लिया था। आखिर एक तेज धार हथियार हमारे हाथ लगे तभी तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब हथियार हमारे हाथ में था और वो शैतान निहत्था था। उसके माथे पर गुस्से की वो लकीरें नजर आ रही थी और आंखों से निकलता वो लाल रंग का धुआं जैसे उसके बदलाव की निशानी थी। वो ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था, लेकिन कैसे हमें पता नहीं था। मैंने उस हथियार को घुमाया और उस शैतान ने बचने की कोशिश तक नहीं की। उसका सर एक झटके में मैंने धड़ से अलग कर दिया था और वो नीचे जा गिरा। अब हमारे सांस में सांस आई थी। हमने उसे शैतान को मार दिया था। वो धड़ जमीन पर गिरा और जैसे राख बन गया। वो सर अभी भी वहां लुढ़क रहा था और हिलने की कोशिश कर रहा था। हमें नहीं पता क्या करना है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस सर के नीचे फिर से धड़ आ गया। वो दोबारा उसी आकार का शैतान बन गया था। पहले वो छोटा बना, फिर उसने पहले की तरह आकार बड़ा कर लिया। हम बार बार उस पर वार करते। कभी मैं उसकी बाजू को काट देता, कभी टांगों को। वो बचा सा रहता, लेकिन दोबारा शरीर के हिस्से बना लेता। बार बार जब मैं उसका सर काट देता तो धड़ नीचे गिरकर राख सा बन जाता, लेकिन सर को कुछ नहीं होता। उसके सर को कैसे खत्म किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। हथियार हमारे पास था, हम उसे कमज़ोर कर पा रहे थे। शायद ये माँ काली का हथियार था जिसका वो शैतान इस्तेमाल कर रहा था। हमारे हाथ में वो शक्तिशाली हथियार ज़रूर था, लेकिन उसे मारा कैसे जाए ये हमें पता नहीं था।
पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं जब माँ काली ने ऐसे शक्तिशाली दानवों का अंत किया था, लेकिन हम इंसान हैं, इन हथियारों से हम इन शैतानों का अंत कैसे करें जो इस गुफा में छिप कर रह रहा है। लेकिन माँ काली की मूर्ति के आसपास ही क्यों, इसका जवाब हमारे पास नहीं था। तभी संजीव ने कहा, सब चीजों को माँ काली की मूर्ति पर लगाओ। हम बार बार वहां उठाकर उन चीजों को माँ काली पर लगा रहे थे। वो माला जो बहुत ही पुरानी लकड़ी की लग रही थी, वो सब चीजें वहां लगा रहे थे। हमने उस हथियार को भी माँ काली के हाथ में टांग दिया। वहां कुछ नहीं हुआ। क्या करें हम, हमारे समझ में नहीं आ रहा था। और वो शैतान उस हथियार को पकड़ना चाहता था। मैंने फिर से उस हथियार को उठा लिया। अब हम करें क्या? माँ काली की शक्ति यहाँ तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इस शैतान को पता है क्या करना है। शायद ये हमें मारेगा और हमारी बलि देकर रहेगा। लेकिन अगर ये माँ काली से नफरत करता है तो क्यों बलि देता है? या ये दिखाना चाहता है इंसानों का अंत ये कर कर रहेगा, भले ही धीरे धीरे करे, माँ काली के सामने करेगा। अब हमारे बस में कुछ ना था और मन में एक ख्याल आया। हर चीज को लगाकर देख लिया, एक कमी रह गई थी। माँ काली के एक हाथ में कटा हुआ सर होता है दानव का। क्या इसका सर भी वहां पर तो नहीं लगेगा? कहीं पुराने समय की इस माँ काली की मूर्ति के हाथ में इस शैतान का सर तो नहीं लगाया गया था? इस ख्याल ने मन में एक नई उमंग भरी थी। फिर से हथियार का वार हुआ। उस शैतान का सर धड़ से अलग हुआ। नीचे गिरा वो सर हमने उठा लिया था माँ काली के हाथ में। जैसे ही उस सर को हमने पकड़ाया, जैसे चीखों की आवाज ने उस गुफा को बिल्कुल खोल कर रख दिया था। वो गूंज हर तरफ थी, हमारे पैरों के नीचे महसूस हुई। भले ही मैंने जूते पहने हुए थे, लेकिन वो गूंज पैरों से उठती हुई सर की तरफ गई थी। उस शैतान की गूंज थी वो। उसका सर कुछ ही क्षणों में मिट्टी का बन गया और उसी मूर्ति से जुड़ गया, जैसे इसी मूर्ति का हिस्सा हो वो। हमें इसके बाद पता नहीं क्या करना है, लेकिन उस हथियार को दोबारा माँ काली के हाथ में टांग कर हमें यहाँ से बाहर निकलना था। शायद हमने सोचा कि हमने उसे वहाँ पर बंदी बना दिया हो। वहाँ उसके बाद ना तो लोगों की आवाज़ आई और ना वो शैतान वहाँ से निकल पाया। हम वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उस दरवाजे को हम खोल नहीं पा रहे थे। हम पीछे जा सकते थे। अब हम फिर से उसी बंद सी गुफा की तरफ चल पड़े जो कुएं की तरफ जाती थी। कुएं में पहुंचने के बाद जब हमारी नज़र ऊपर पड़ी तो ऊपर चांद पहुंच आया था, लेकिन कोई भी भूत प्रेत वहां पर नहीं था। बड़ी मुश्किल से उस ईंटों के बने कुएं में हम पकड़ पकड़ कर ऊपर तक पहुंच पाए थे। हम उससे बाहर आ गए थे। हम अपनी साइकिल की तरफ भाग रहे थे क्योंकि हम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। हमारी नज़र उस तरफ थी कि गुफा जाती किधर थी। वहाँ पीछे वो बड़ी सी पहाड़ी थी जहाँ बहुत सारियाँ झाड़ियाँ थीं। उसके पीछे भी कई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं। शायद वो सीढ़ियाँ वहाँ दरवाजे की तरफ जाती थी और वो दरवाज़ा यहाँ से शायद ही नज़र आता हो। हमारे मन में ख्याल थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी थी। उस दिन वहाँ से हम भाग निकले। घर में उस रात यही बात चलती रही और हमें नींद तक ना आई। पूरे गांव में इस बात को बताया गया, लेकिन हमने ये राज तक ना बताया कि गांव में उस दिन हम कुएं में नीचे की तरफ गए थे। उस घटना को हमने किसी को नहीं बताया। कोई उस गुफा में ना जा पाए और उस सर को उस मूर्ति से अलग ना कर पाए। दोबारा वो शैतान जागना नहीं चाहिए। उसके बाद से उस गांव में कभी भी उस शैतान की बात नहीं हुई। ना वहाँ से कोई लापता हुआ, ना किसी की मौत हुई। अब तो उस गांव की तरफ भी लोग चलकर चले जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। हमारे मन में अब भी वही डर है, कोई कुएं में गिर ना जाए, उस गुफा के अंदर ना चला जाए। ये राज आज भी हमारे मन में दफन है। शायद कितनी सदियों से वो गुफा इस राज को दबाए बैठी है। उन गांव वालों ने शायद कोई गलती की होगी जो पूरा गांव उजाड़ बन गया।
दोबारा वो गलती होनी नहीं चाहिए।